अपनी बात कर चुके हैं। दो महत्वपूर्ण साथी उनमें बाकी है, संजय चावला जी और नारायण शर्मा जी। तो संजय चावला जी ने मुझे कह दिया कि वो कविता पाठ करेंगे, तो मुझे लगता है कि समस्या और हमारी हल होगी और हमारे कवियों को अधिक समय मिल जाएगा अपनी बात कहने के लिए। तो और भी कोई साथी अगर बोलना चाहें, रुपेश बोलेंगे आप, बता दीजिए। ओम बिलारा जी आप बोलेंगे क्या, या कविता सुनाएंगे? चलिए आप सोच लें सब, क्योंकि ये सबका साझा मंच है, ये इस तरह नहीं है कि कोई प्रायोगिक कार्यक्रम नहीं है, हम सबका ये मंच है, हम सब इसको बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये कि आपस में गुफ्तगू, लावण्य बेटे, हेलो प्लीज आपस में बात करें। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि नारायण शर्मा जी को मैं बुलाऊँ और वो समय का तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन जो एक प्रश्न उठाया है हमने प्रहलाद सिंह जी ने कि सुखदेव और राजगुरु, इनके बारे में जरूर कुछ बताना चाहिए। और सभी उपस्थित साथियों को नमस्कार। जो बात जो प्रश्न उठाया गया है, तो मैं ये कहूँगा, जब असेंबली में बम फेंका गया तो भागने का कोई था, अरेस्ट लेकर के और अपने विचारों को, जो कि साम्राज्यवाद विरोधी तार्किक था, हम क्यों ये हमारे देश में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है उनसे उखाड़ फेंकना चाहते हैं, क्योंकि वो जनता का विरोध है, जन विरोध है, जनता को उसमें कुचलता है, जनता उसकी आकांक्षाओं को कुचलता है। तो ये जो उस पूरे मुकदमे में भगत सिंह ने तय किया कि वो खुद प्रेरित करेंगे, वो खुद पैरवी करेंगे और जो वैचारिक लड़ाई है, जो सैद्धांतिक लड़ाई है, उनको मालूम था कि उनको फांसी होनी है। जो सरकार 23 साल के लड़के से इतना डरी हुई थी, वो निश्चित रूप से उसे फांसी देने वाली थी और चार्ज उसके ऊपर संघर्ष होता था। बमकांड में फांसी नहीं दी गई, फांसी दी गई संघर्ष से बदला। तो उनको मालूम था कि मुझे फांसी होना है और साथियों से भी उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे बचाने का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाए। एक प्रोग्राम बनाया गया था भगत सिंह को जेल से ट्रांसफर करने के दौरान उसको बचाने का, लेकिन उन्होंने बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जो विचार पूरे देश जो सोया हुआ है, जो एक गहरी नींद में सोया हुआ, बेखबरी गहरी, मुझे पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। और एक दौर ऐसा था, जब हम थोड़ा पीछे जाए तो हमें ये पता नहीं था कि हमारा धन कैसे बाहर जा रहा है। देश जो हमारे यहाँ के लोग थे, खासकर गद्दारी, ब्राह्मण और वर्ग, जो सत्ता से जुड़ा हुआ था, वो सोचता था कि गौरांग प्रभु हमारे देश को बहुत उन्नति के रास्ते में ले जाने के लिए आए, हमें सुधार नहीं किया है। तो ऐसे देश में तो जगाने के लिए जरूरी था कि वो जो सक्षम व्यक्ति हो, तो ग्रुप में ये पार्टी थी, उसमें सबसे ज्यादा वैचारिक रूप से सक्षम व्यक्ति थे भगत सिंह, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बड़े बखूबी निभाया। और हम आज जितना भी हम भगत सिंह के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उनके विचारों के बारे में, वो सब उस मुकदमे के दौरान, उनकी जेल के दौरान जो मुकदमा चला, उसके दौरान जो उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, उसके आधार पर समझते हैं। तो ये काम भगत सिंह करते थे। अब चूंकि तीनों साथियों के साथ फांसी हुई, हम नमन तीनों को करते हैं। हमारे लिए तीनों इस देश के लिए जो शहादत देने वाले हीरोज हैं, लेकिन हम भगत सिंह को ही क्यों याद करते हैं?
उसके ऊपर ही क्यों बात कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनके विचारों को के बारे में जानना चाहते हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए ये मेरा इस मामले में। और अगली बार जब हम कभी बात करेंगे तो हम अलग से सुखदेव और भगत सिंह पर तो चर्चा करेंगे। तो अब मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें राजवीर शर्मा ने बहुत से अच्छे तरीके से समझाई और उनके विचार उनके बारे में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में युवा वर्ग, हम हमेशा कहते हैं कि युवा वर्ग क्यों नहीं आगे आ रहा, युवा वर्ग को भगत सिंह के विचार क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं, क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? हम देखें कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जब युवाओं को नफरती बनाया जा रहा है और रोजगार नहीं दे पाने वाली व्यवस्था जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। आज हमें मालूम है कि 45 साल में या कहें उससे भी पहले आज़ादी के दौर में, आज़ादी के बाद के दौर में शायद सबसे भयावह बेरोजगारी आज हमारे देश में उससे कैसे मुँह छुपाना है, इसके लिए युवाओं को बहुत बढ़िया रोजगार दिया हुआ है। नफरत फैलाओ और जो नई टेक्नोलॉजी जिसमें फ्री, आपको याद होगा सोने में जब जियो आया तो उसने 2 साल 3 साल फ्री इंटरनेट सेवाएं दी। उन सेवाओं से लोगों को एक ऐसे नशे में डाल दिया है कि बिना इंटरनेट के पहले खाना नहीं खाएगा, इंटरनेट मोबाइल में इंटरनेट जरूर होना चाहिए। वो युवा आज देखो सड़कों पर छोटे रील बनाते हुए 13 साल का बच्चा, 13 साल की लड़की स्कूल में पढ़ने जाते हैं पता नहीं, लेकिन वो कैमरा और अच्छा कैमरा किराए पे लेते हैं, एक अच्छी बाइक किराए पे लेते हैं और रील बनाते आपको मिल जाएंगे। ये आज हमारी व्यवस्था दे रही है। तो ऐसे दौर में हम युवाओं तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, देखिए सोचने का विषय है। हमें रास्ते तराशने नहीं होंगे। अब जिस व्यवस्था के खिलाफ भगत सिंह लड़ रहे थे, साम्राज्यवाद और जो आज कम्युनिज्म के रूप में जो बदल चुका है, पूरे दुनिया को हम देख रहे हैं कि सब किस तरह से घूमता रहे हैं और किस तरह से धन जो संपत्ति है जो बिना मेहनत के कहीं पैदा नहीं लगती। दुनिया में छोटी सी सुई से लेकर के बड़ी हवाई जहाज तक या उससे भी बड़ी समुद्री जहाजों तक जो भी बनाते हैं बिना मेहनत के कहीं नहीं बन सकती। उसके लिए या तो जो मशीनीकरण किया गया है वो भी हमारा संचित श्रम है, या मनुष्य जो मजदूर है उनके द्वारा जमीन से खनिज निकालने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सारा सब कुछ बिना मेहनत के बिना श्रम के लिए। और श्रम का डाटा यह है कि हमारे देश के 140 से 145 करोड़ में से 80 करोड़ लोग 5 करोड़ अनाज के भुगतान हैं। ये जो संकेंद्रण है पूंजी का, और हमारे मुट्ठी भर कुछ जो पूंजीपति है देश के वो बिलियनियर ट्रिलियनियर होते जाते हैं। इसके ऊपर भी ये जो आज हुआ है ये स्थायी रहने वाला नहीं है, इसका तो हमें पता है, हम जानते हैं कि इसमें नहीं रहेगी, लेकिन उसका आज सर्वाधिक आक्रमण जनता के ऊपर है, देश और दुनिया की जनता के। गाजा में किस तरह से बम वर्षा करके और पूरी गाजा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि गाजा को खाली करवा के वहां पर रिवेरो बनाए, एक ऐसा जो स्वप्निल एक स्थान बनाया जाए, स्वप्निल देश बनाया जाए या स्वप्निल संपत्ति बनाई जाए उसकी पूर्ति, जो पूरी दुनिया के पर्यटकों को ऐशो आराम की। उसकी तरफ क्या हो रहा है, 20 लाख लोगों को गुजारा जा रहा है, लाखों लोगों को मार दिया। अगर हम सही गिनती करें तो हो सकता है 1 लाख लोग मारे गए, बहुत बड़े 50 लाख के आसपास के आंकड़े बहुत बड़े आए। कितने लोग केवल
हथियारों के द्वारा मारे गए कितने लोग बीमारी जो भूखमरी से इलाज नहीं मिल पाने की वजह से मारे गए। तो दुनिया में एक तरफ भूखमरी है, दूसरी तरफ लोगों के अखबार है। क्यों आना चाहता है मस्ल हमारे यहाँ? पूंजी, उसकी पूंजी को जितने चाहते, तो पूंजी की चाहत ऐसी है कि कभी कम नहीं होती। और पूंजी का ये जो कहें कि ये वो है कि अगर वो आइडल रहेगी, कमा नहीं पा रही, तो उसको मुनाफा नहीं हो रहा, तो वो अपने आप अपनी मौत मर जाएगी। तो वो उस पूंजी को जिंदा रखने में वो दुनिया को बर्बाद कर रहा है। पर्यावरण ये हमारे पर्यावरण प्रेमी राज्य, लेकिन मैं कहूँगा पर्यावरण की किसका ध्यान रखना? अमेरिका से जो ट्रम्प महोदय है, वो पेरिस आते ही पहले भी वो पिछली जो कार्यकाल था उसमें भी उनका पेरिस समझौते से कोई, वो कहते मेरा कोई लेना देना, अमेरिका का कोई लेना देना, और आज भी वो तो पेरिस समझौते से था। और पेरिस समझौता इससे ये गारंटी नहीं करता कि ये पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, इसको हम एक अद्भुत ग्रह के रूप में देखते हैं। यहाँ के अलावा जीवन है या नहीं हमें निश्चित रूप से कोई पता नहीं, लेकिन जो है, जो सर्वश्रेष्ठ है जीवन का, मतलब एक अद्भुत जो हमारे पास प्रकृति की औलत है, उसको नष्ट करने के लिए लगातार वैज्ञानिकों और जो पर्यावरण प्रेमियों, पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा जो चेतावनी दी जाती है उसको दरकिनार करके वो सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हीरो को सारे वही व्यक्तियाँ चल रही हैं, वही कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जीरो कार्बन की कोई बात नहीं है। और जिसे कहते हैं कि ये जीरो कार्बन में हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, हम उनको भी अध्ययन करें तो वो भी मालूम चलेगा वो उससे ज़्यादा बढ़ा रहा है। ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, वो भी कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा दे रही है। कैसे देते हैं ये सब, वो सारी चीज़ें। तो कुल मिला के बात ये है कि आज जिस तरह से साम्राज्यवाद एक ऐसा स्वरूप ले चुका है जो पूरी दुनिया को नष्ट करने की तरफ जा रहा है, मनुष्य का ही नहीं तमाम जीवों के ऊपर में सकता है। अभी कुछ ऐसी घटनाएं हम आए दिन अखबारों में या मीडिया में देखते हैं कि ऐसे जीव जो जमीन, जो समुद्र के गहरी अतल गहराइयों में रहते हुए कहा गया, जिन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी और उनको जीने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती, वो जीव निकल के बाहर आते हैं। जो हमारी जो पुरानी परंपराओं को जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसे जीव कब देखे जाते हैं जब तबाही का दौर आने लगता है। तो हमने कोई गुनाह नुकसान पहुंचाया है कि हम ये सोचते हैं हमारे बाप की संपत्ति है, ट्रम्प ये सोचता है हमारे बाप की संपत्ति है, मेरी संपत्ति पूरी दुनिया की। यूक्रेन से कहता तुम पावर हाउस नहीं चला सकता, मुझे जो मैं चलाऊंगा। क्या चल रहा है? तो ये वो लोग हैं जिनको पता नहीं है वो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या विरासत देते जा रहे हैं। पूरी दुनिया को तबाही के एक अंतहीन दौर की तरफ खेल रहे हैं। और हम जो तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, हम बुद्धिजीवी उसका कुछ विकास भी नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह से मीडिया को, इस तरह से चीज़ों को नियंत्रित किया हुआ है। आप बोल नहीं सकते, आप अपनी पीड़ा नहीं कह सकते, आप केवल देख सकते हो। लेकिन इस सब के लिए हमें बोलना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा। और ये लड़ाई निश्चित रूप से बोलने से नहीं होगी, ये लड़ाई हमें सड़कों पर लड़नी होगी। और अंततः हम जीतेंगे, सही है, लेकिन उसके लिए हमें लड़ाई को सड़कों पर भी लड़नी होगी। इसी के साथ बात